हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली की। देखिए, कल जो है आप लोगों का लेक्चर नहीं आ पाया था, क्योंकि हमको जब जैसे ही टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं कि लेक्चर को बना ले, और जब टाइम जिस दिन नहीं मिलता है तो एक आध दिन तो गैप हो जाता है। इसीलिए कोशिश ये है कि थोड़ा सिलेबस को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जाए। जल्दी पढ़ाने में एक काम कर सकते हैं, लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आज का कोशिश ये रहेगा कि विविध प्रश्नावली को पूरा का पूरा इसमें खत्म कर दिया जाए। ओके, तो आप लोग एकदम सावधानी पूर्वक ध्यान से अच्छे प्रकार से समझिए। देखिए, पहला इसमें प्रश्न है। अब जैसे अभी प्रश्न जो है हम लिखेंगे नहीं, पूरा जो काम का है वही लिखेंगे, उसके बाद अभी काट करके पेस्ट कर देंगे। एडिट करते वक्त आप लोग क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। वैसे सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगा। एक चीज और बता दें, अब कुछ बच्चे लोग सीबीएसई के हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, काम का नहीं है। भाई, जहाँ पर हम आच्छादक लिख रहे हैं वहां पर आन टू लिखा रहेगा, जहाँ हमें कैकी लिख रहे हैं इन टू लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, बस यही सब अंतर रहेगा। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि यह R2 R देखिए कहाँ से है, एक फंक्शन है कोई जो डिफाइन है कहाँ तक, x बिलोंग्स टू R। फिर बोल रहा है कि R जो है -1, ये x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में। ओके, फिर बोला कि जहां f(x) इक्वल टू, जहां f(x) इक्वल टू दिया है क्या चीज, x अपान 1 प्लस मॉड ऑफ x। तो और x बिलोंग कर रहा है कहां से, रियल नंबर से। द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। हमको ये प्रूव करना है। ओके, प्रूव भी करना है ना। हाँ, प्रूव क्या करना है कि जो भी फलन है वो हमारा एकाकी भी है और आच्छादक है। अब देखिए, आप लोग ध्यान से समझिए, एकाकी भी है और आच्छादक है। ओके, अब हम बात करते हैं एकाकी फलन की। सबसे पहले तो हम सॉल्व लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एकाकी फलन की। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, एकाकी फलन हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चीज को मैं डायरेक्टली तो बता नहीं सकता कि भाई फलन कैसा है, एकाकी है कि ऑन यानी आच्छादक है, हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताया था कि हम करते क्या है, सबसे पहले हम सपोज करते हैं। सपोज यानी मानते हैं। अब मानते क्या है, जैसे हमने माना क्या, माना f(x1) इक्वल टू f(x2). ओके, हम ये चीज मानते हैं। और देखिए, ये चूंकि क्वेश्चन है, इसी चीज को हम नीचे भी लिखना पड़ता है। जैसे जब सॉल्व में लिखेंगे आप तो f जो डिफाइन है उसको लिखेंगे, और पूरा आप एक बार फलन को फिर से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अब एक चीज आप लोग बताइए, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने जब ये लिखा कि f(x1) इक्वल टू f(x2), तो यहां से मेरे मन में एक चीज आ रहा है कि ये जो x1 है, अब इसके जगह हम क्या लिखें। जैसे डिटर्मिनेंट को, मॉड को, यानी मॉड, डिटर्मिनेंट नहीं, जब हम मॉड को तोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मॉड का अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, कि अगर मॉड ऑफ x है तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि अगर माइनस है तो यानी x जो है लेस देन 0 है, और अगर x है तो यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से तो ये होता है कि मॉड को हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे तो कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए ओके, आया समझ में ना। तो यहाँ पर अब देखिए, ये हमने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया, क्योंकि एक लोगों का फोन आ गया, मैं फ्लाइट मोड में डालना भूल गया, एरोप्लेन मोड में फोन आ गया और उससे सब मैटर खत्म। वीडियो मेरा कैंसिल था, मैं ध्यान ही नहीं दिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कैंसिल हो गया। तो कोई नहीं, समझिए। जैसे हम आप लोगों को कहाँ पर बता रहे थे, अभी यहाँ तक नहीं, आप लोग बहुत पीछे हैं वीडियो में। जैसे हमने आपको ये बताया कि जो मॉड ऑफ x का जब हम देखते हैं डिफिनेशन एक प्रकार से, तो ये देखते हैं कि अगर निगेटिव है तो हम कहते हैं कि x जो है लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है। और मैं जब बोलता हूँ कि पॉजिटिव है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इसलिए मेरे पास दो कंडीशन है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम निगेटिव भी ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में से दोनों को ले सकते हैं। तो इसलिए जब हम एकाकी को चेक करेंगे, जब हम आच्छादक को चेक करेंगे, तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमने पहला कंडीशन बनाया कि x1 धनात्मक हो और x2 माइनस में हो, यानी ऋणात्मक हो। अधिकतम लोग ऋणात्मक बोल ही नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए x1 पॉजिटिव है, x2 निगेटिव है। तो हम ये देखें कि अगर x1 पॉजिटिव है और x2 निगेटिव है, तो यहां से f(x1) इसको समझिए, ये चीज हम मानते हैं। माना
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x1 तो इस पूरे के जगह हम इसी चीज को रख देंगे x1 x के जगह, और जब x2 लेंगे तो x के जगह x2 रख देंगे। यहाँ निगेटिव आएगा, निगेटिव क्यों? क्योंकि हमने जो है x2 को निगेटिव लिया है। ओके, तो ये सब चीज करने के बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई किए, इतना तो आप लोग कर देंगे। यहाँ पर कंडीशन हमारा इस प्रकार से पहुंचेगा। अब आप समझिए, आप ये देखेंगे कि x1 हमारा कैसा है, धनात्मक है, ये जो भी संख्या है इससे छोटी है, यानी दोनों संख्याओं को x1 माइनस x2 करने पर हमेशा का हमेशा हमको पॉजिटिव संख्या मिलेगा, यानी धनात्मक संख्या मिलेगा। भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो धनात्मक मिलेगा। तो हमने ये देखा कि दोनों को घटा रहे हैं तो हमको मिल रहा है पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी। लेकिन जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो x1 x2 की, तो x1 कैसी है, धनात्मक, x2 नेगेटिव संख्या है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव मिलेगा। और एक संख्या है पॉजिटिव और एक संख्या हमेशा बोल रहा है कंडीशन की निगेटिव, तो आप लिखेंगे कि अतः यह संभव नहीं है। आप इस चीज को लिखेंगे क्या कि मैं यहां पर लाकर लिख दे रहा हूं, आप लोग यहां लिख दीजिएगा कि अतः यह संभव नहीं है। ओके, इसलिए यहां से हम कुछ भी नहीं बता पाते हैं कि एक है कि है या फिर नहीं है, यहां से हम बता नहीं सकते। जब आप लोग दूसरा कंडीशन लेंगे, दूसरा कंडीशन क्या थी कि x1 को इस बार निगेटिव लेंगे और x2 को इस बार पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा यहाँ पर सेम कंडीशन यही चीज आएगा और आप यही चीज लिख करके फिर वही लिख देंगे। या तो पहला काम, या तो आप लिख के पूरा यही सेम पहुंचाइए, या तो आप लिख दीजिएगा कि इसी प्रकार जब हम इसको ऋणात्मक लेंगे और x2 को धनात्मक लेंगे तो भी बताना संभव नहीं होगा। सब समझ में सबको आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम तीसरा कंडीशन बनाएंगे अपना। तीसरा कंडीशन बनाएंगे कि x1 तथा x2 दोनों धनात्मक संख्या हो, x1 तथा x2 दोनों धनात्मक संख्या हो, x1 तथा x2 दोनों धनात्मक संख्या हो, धनात्मक हो। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, अगर दोनों धनात्मक संख्या है तो हम यहाँ पर बस मॉड को हटाएंगे और सब वही रहेगा, x1/1 प्लस x1, x2/1 प्लस x2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज आएगा, देखिए x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2। अब यहां से आप ये देखेंगे कि ये दोनों भैया सब खत्म हो गए, तो यहां से बचेगा क्या, x1 इक्वल टू x2। हम यही इसीलिए तो प्रूव करते हैं। तो अब यहां से आप बोल देंगे कि फलन कैसा है, एक ही फलन है। तो यहां से आप बोलेंगे कि अतः फलन एक ही है। ओके, फलन एक ही है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम मानते हैं ना, यहाँ पर हम मानते क्या है, मानते हैं क्या चीज की f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और ये मानने के उपरांत यानी बाद में हमको ये दोनों सॉल्व करके ये चीज आना चाहिए, तो इसलिए ये चीज हमारा आ गया। ओके, अब चौथा जो आपका केस है, चौथा केस, अब मैं चौथे केस को तो चलिए बता देते हैं। आएगा फलन एक ही, देखिए x1 तथा x2 दोनों ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक हो, यदि x1 तथा x2 दोनों ऋणात्मक हो, तो देखिए यहां से कंडीशन सेम बनेगा। कंडीशन क्या बनेगा, वही चीज कि f ऑफ x1 इक्वल टू का f ऑफ x2, यहां से आ जाएगा क्या चीज, x1/1 माइनस x1, x2/1 माइनस x2। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम चीज यही आएगा, बस यहाँ निगेटिव आ जाएगा, x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, और ये दोनों माइनस माइनस वाला चूंकि सेम है तो हो गया खत्म। तो यहाँ से बचेगा x1 इक्वल टू x2, हमारा ये चीज आ गया। लिख देंगे कि अतः फलन एक ही है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या चीज कि अतः फलन एक ही है, एक ही है। ओके, आया समझ में। अब हमें लगता है कि आप लोग एकदम अच्छे प्रकार से बोल सकते हैं कि
यहाँ चूंकि दो जगह से हम बता नहीं सकते, लेकिन उसके बाद हमको जितने भी कंडीशन मिल रहे हैं सब जगह से हमको एक ही मिल रहा है, तो इसलिए आप निष्कर्षतः बोल देंगे यानी अंततः बोल देंगे क्या चीज कि अतः ये फलन, ओके, अतः ये फलन fx यानी इतना एक ही फलन है। ओके, फलन क्यों है, यहाँ से दोनों से हम बता नहीं सके, ये दोनों से बता रहे हैं तो भी फलन एक ही है, इसलिए हमारा पूरा फलन क्या है, एक ही फलन है। हमको ये प्रूव करना था, तो हमारा एक ही वाला काम हो गया। अब हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। देखिए इसे हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार अवश्य ले लीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं आपको, आच्छादक फलन। तो आप एक बार हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर आच्छादक। अब आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं बताइए। देखिए आच्छादक के लिए करते क्या है, पहली बात तो जो भी हमारा फलन दिया रहता है, जैसे आपको फलन दे दिया है कुछ भी fx इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दिया रहता है, तो ये हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमने y का मान निकाला है किसके टर्म में, x के टर्म में। ओके, हमको करना क्या रहता है, इस चीज को हमको उल्टा कर देना है। भाई हमको x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में, और हम ये देखेंगे कि प्रत्येक y के लिए हमको x मिल रहा है कि नहीं, बस सिंपल। तो हम करते हैं, आइए अब देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले फलन को एक बार ले लेते हैं, fx इक्वल टू x अपान 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, यानी ये चीज लिख दिया। अब यहाँ से आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि वही सेम कंडीशन आ रहा है कि भाई हम x को क्या लें, धनात्मक लें कि ऋणात्मक लें, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख देंगे कि जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो, ओके, जब x धनात्मक होगा तो हम ये देख रहे हैं कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इक्वल टू x अपान 1 प्लस x। ठीक है, अब ये चीज हमारा हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू x अपान 1 प्लस x, और फिर यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू का x, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई। x को लेते हैं कॉमन, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई। अब यहाँ से हमको कुछ निष्कर्ष निकालना है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। नीचे का दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है। ओके, मैं इस चीज का जो निष्कर्ष निकलेगा अभी मैं बताता हूँ। फिर यहाँ से हम लिखेंगे कि जब x ऋणात्मक संख्या हो, यानी ऋणात्मक हो, जब हमारा x माइनस में होगा, अब क्या होगा देखिए, जब x निगेटिव होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू x अपान 1 माइनस x, ये चीज लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे y इक्वल टू x अपान 1 माइनस एक्स। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस एक्स वाई इक्वल टू का आ गया x, यहाँ से x को उधर ले जाएंगे तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू का आ गया y, x को लेंगे कॉमन, 1 प्लस वाई अपान में y, x इक्वल टू कितना आ गया, y अपान 1 प्लस वाई। देखिए मेरे पास दो कंडीशन आया, अब दोनों कंडीशन में आपको कुछ आइडिया बताएंगे हम, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम ये देखेंगे कि हमारा y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा y है, जैसे कहाँ ये चीज, जैसे हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक y के लिए, अब जैसे ये y है और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x जो बिलोंग कर रहा है, जैसे ये सब x है ना, कि हम क्या चीज रख रहे हैं, तो जो हमारा x है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, हमको ये चीज देखना है। तो जैसे इस, हाँ, माइनस कहाँ से कहाँ तक है, जैसे r से जा रहा है हमारा -1 से 1 के बीच में, जो कि वो भी दोनों सम्मिलित नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक, जैसे हमारा जो एक प्रकार से फलन है, ध्यान से समझिएगा, इधर है हमारा r, ओके, फिर उसके बाद इधर जो फलन जा रहा है हम ये देख रहे हैं कि -1 से 1 के जितने भी बीच में सब यहीं पर हैं। तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक, हमने जैसे इसको बदला तो हम अब ये देखेंगे कि प्रत्येक इस वैल्यू के लिए हमको यहाँ मिल रहे हैं वैल्यू की नहीं, यही चीज हम देखते हैं। तो ये वैल्यू हमको ये देखना है कि मिलेंगे कि नहीं। अब समझिए, हम यहाँ से अगर देखें ये वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो आप लिख देंगे, अब एक ही लाइन लिखना है। ये वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, आप कहेंगे
ये वैल्यू या ये वैल्यू, इस वैल्यू को अगर देखें तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब 1 माइनस वाई जो है वो 0 से हमेशा बड़ी हो। ध्यान से फिर से समझिए, हमने कहा कि कोई एक नंबर है x बाई वाई, हम आपसे ये बोले कि हम कब इसको बोलेंगे कि हाँ ये कोई नंबर एग्जिस्ट है, अच्छी प्रकार से इस चीज को हम जान सकते हैं। आप कहेंगे सिंपल कि अगर y 0 ना हो, 0 से बड़ी संख्या हो, 0 से बड़ी संख्या हो तो हम सिंपल बोल देंगे, निगेटिव हो चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो मेरा कंडीशन है कि देखिए x यहाँ पर हम धनात्मक ले रहे हैं, तो यानी इस वैल्यू को 1 माइनस वाई को हमको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या चीज मिलेगा। आप कहेंगे कि यहाँ से मिल जाएगा y, ये चीज ओके, y जो है लेस देन है किससे, 1 से। अब उसके बाद हम समझेंगे इस कंडीशन को, 1 प्लस वाई जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि y जो है हमारा मिलेगा किससे, ग्रेटर देन -1 मिलेगा। ओके, क्योंकि -1 को उधर भेजेंगे तो y ग्रेटर देन -1, यानी इसको अगर हम पूरे सम्मिलित रूप से लिखें तो y -1 ये चीज। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि हमारा यही मेन चीज है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिल रहे हैं। तो आप इसको अच्छी प्रकार से लिखेंगे क्या चीज, इसको समझिए। तो आप यहां से क्या चीज लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, यहां से आप क्या लिख देंगे, देखिए सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है। आया समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम इसको भी नहीं बोलेंगे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप लोग इसका अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम दूसरे प्रश्न पर। ओके, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = x³), सिद्ध कीजिए f(x = x³) एक ही फलन है। कहां से कहां तक है, f R to R एक ही फलन है, हमको यही सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करने यानी एक ही फलन के लिए हम क्या करते हैं, हमारा वही सेम काम है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक ही फलन की। तो एक ही फलन के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो मैं वही काम करूंगा, मानूंगा यहाँ पर सबसे पहले, माना f(x = x1 = f(x2)। तो यहाँ से हम लिख देंगे सिंपल काम, x1 का क्यूब = x2 का क्यूब। अब देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर कभी भी यही पावर जो है यहाँ पर घात जो है, अगर सम संख्या घात होती तो यहाँ पर 2 इसके वैल्यू निकलते, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन जब कभी विषम नंबर आपको मिल रहे हैं, पावर जो है वो विषम घात है, तो हमेशा का हमेशा आप इसको डायरेक्टली आप इसको लिख देंगे क्या चीज, x1 = x2। ओके, फिर से समझिए, अगर कभी भी आपको विषम घात मिल रही है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे x1 = x2, और अगर कभी भी सम संख्या में घात है तो वहां पर हमेशा उसके 2 वैल्यू निकलते हैं। इसलिए आप यहां से डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि अतः फलन एक ही है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था केवल वही समघात वाला था, बस एक ही ना कहा है। हाँ ठीक है, इसमें जो पीछे का इसका एक प्रकार से हम बोले कि क्या रीजन था, तो रीजन यही कि सम संख्या अगर रहती तो यहाँ पर एक ही नहीं होता, x1 = -x2 मिलता, प्लस माइनस दोनों मिल जाता। ठीक है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। जो तीसरा प्रश्न है, चलिए देखिए, अब इसको मिटाना नहीं पड़ेगा। तीसरा आप लोग पहले ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न हम यहाँ पर लगा देंगे, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। जैसे देखिए, बोल रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, कोई x दिया गया है, फिर बोल रहा है कि px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, यानी x जो भी दिया हुआ था अवयव यानी समुच्चय, उसी x समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं,
पी एक्स वही चीज है। ओके, जैसे एक्स हमारा क्या चीज है, आप कहेंगे कि ये सेट है यानी समुच्चय है। एक्स हमारा क्या चीज है, समुच्चय है। ठीक है, हम उसके बाद ये देखें कि हमारे पास एक चीज आ रहा है पी एक्स। पी एक्स क्या है, एक्स के जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं सभी का संग्रह है, ये चीज है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित तरह से पी एक्स एक संबंध आर परिभाषित है। पी एक्स में एक संबंध आर परिभाषित है इस प्रकार से कि पी एक्स में उप समुच्चय, अब चूंकि ये एक्स के जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं वो पी एक्स में है, तो इसमें कह रहा है कि एक प्रकार से एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। क्या चीज, ए बी के लिए कोई भी दो यहाँ पर सेट ले लिया, ए और बी के लिए बोल रहा है कि सिंपल काम कि ए जो है वो रिलेशन है बी से, वो ए आर बी है। कब है, केवल और केवल ए सबसेट ऑफ बी। ओके, तो कह रहा है कि क्या आर जो रिलेशन है पी एक्स में, इस चीज में ओ तुल्यता संबंध है कि नहीं। अब ध्यान से आप लोग समझिए, क्वेश्चन समझ लिए, फिर से समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स हमारे पास कोई एक समुच्चय है, उसके बाद ये जो पी एक्स है इस पूरे एक्स का जितने भी सबसेट बन सकते हैं ये है पूरा सबसेट। इसी सबसेट में एक इस प्रकार का हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया है कि जो रिलेशन है हमारा वो किसी दो एलिमेंट को लेकर के हमने एक रिलेशन इस प्रकार से सेट किया है कि वह तभी एग्जिस्ट करता है जब ए सबसेट हो बी का। अब आप फिर से समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कहा एक्स इक्वल टू है हमारा 1 2 3, 1 2 3। फिर हमने ये बोला कि हमारा जो पी एक्स हो गया चीज है, तो पी एक्स इक्वल टू हम ये देख रहे हैं कि इसके जितने भी बन सकते हैं क्या चीज, उप समुच्चय। तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, आप बोलेंगे 2 पे पावर n होता है तो 2 पे पावर 3 यानी 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो हमको यहाँ पर लिखना नहीं है, बस समझाना है आपको। मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2, इस प्रकार से हमने पूरा 1 2 3, ये भी उप समुच्चय ही है ना, इस प्रकार से हमने एक उप समुच्चय बना दिया। ओके, फिर कह रहा है कि हमने इसमें से किसी भी दो एलिमेंट को ए और कोई एक है बी, दो को हमने उठाया, हमने कह दिया एक रिलेशन हम तैयार कर दिए। क्या चीज, ए आर बी रिलेशन हमने क्या बना दिया कि यह तभी संभव है जब ए जो है सबसेट हो बी का, हमको ये बताना है। ओके, जैसे फिर से समझिए, मान लीजिए 1 2, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में 1 2 आएगा कि नहीं, बताइए आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो हम ये बोले कि अगर यहाँ पर ए मेरा 1 है, ओके, और बी हमारा 1 2 है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 1 जो है वो सबसेट है किसका, 1 2 का। होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर क्लास 11th में नहीं पढ़े तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 1 2 का अगर मैं देखूं तो 1 जो है सबसेट है, तो इस प्रकार से ये फलन डिफाइन है। अब इसी को मैं उलट दूं, हम कहें कि 1 2 जो है क्या 1 का सबसेट है, आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, 1 2 तो 1 का सबसेट ही नहीं है, तो इसलिए ये तुल्यता संबंध तो नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। वही हमको प्रूव करना है कि तुल्यता संबंध नहीं होगा। आया समझ में, हमें लगता है बहुत ही अच्छी प्रकार से आप समझे होंगे। आइए समझते हैं, देखिए हाँ एक चीज और समझा दी यहीं से, नहीं इसको मिटाते हैं। अभी आप बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे, फिर कहेंगे वाह मजा आ गया ना, पूरा आंखें खुल जाएंगी कि क्या चीज है, कैसे है, क्या चीज है। देखिए हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए अगर चले हम, यहाँ तो बड़ी समस्या है, रेड वाला जल्दी चलता है नहीं, इसको क्या हो गया। स्वतुल्य के लिए अगर हम देखें, हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या चीज देखते हैं, ए आर ए, क्या ए से ए में संभव होगा। आप कहेंगे ऐसा है, इसको मैं अभी के लिए हटाता हूं, मैं ये देखूं कि 1 जो है क्या 1 का सबसेट नहीं होगा। भाई यहाँ पर 1 2 3 था, तो क्या 1 2 3 का सबसेट 1 2 3 नहीं हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ है। तो ए से ए में जो है यानी ये चीज ए सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो इसलिए ये हमारा एक ही होगा, ओ सॉरी स्वतुल्य संबंध होगा, एक ही नहीं है भैया। तो यहाँ से आप लिख देंगे कि अतः यह स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है।
आया समझ में? हमें लगता है कि किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अगर जो इतना समझ लिया तो मेरे बिना बताए ये सब पकड़ करके रख देगा। ओके, आया समझ में? हमने सिंपल क्या किया, ए आर बी यानी ए रिलेशन कहाँ से ले लिया, ए में ए लिया, तो हम ये देख रहे हैं कि ए जो है सबसेट होगा किसका, ए सबसेट होगा ए का, तो इसलिए ये चीज हमें मिल गया। अब उसकी बात समझिए, हम यहाँ पर अब देखेंगे सममित के लिए, सममित संबंध के लिए। सममित संबंध में हम देखें, हम आपको एक चीज बता दिए कि अगर ए रेशियो बी है, ध्यान से समझिएगा, सममित संबंध में अगर ए रेशियो बी है, ओके, यानी ये होगा कि ए जो है सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है बी का, ये तभी एग्जिस्ट करता है। तो क्या मैं यहाँ से इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ कि बी जो है सबसेट है ए का? आप कहेंगे इसको हम लिख ही नहीं सकते भाई, अगर कोई सबसेट है ए का तो ये मतलब थोड़ी ना कि उसका भी सबसेट हो जाए बी का। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये जो है सबसेट है इसका, तो क्या इसका सबसेट ये है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है भाई, एक जो है सबसेट है इसका, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक का सबसेट में एक दो कहाँ से आ जाएगा? तो इसलिए हम यहाँ से ये चीज नहीं लिख सकते हैं कि बी आर ए, ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं। इस वैसे भी यही चीज नहीं लिखेंगे, अगर ये लिख दिए तो यानी ये दोनों बराबर हो गए, आपस में बराबर हो गए, तो मतलब ही क्या, तो इसलिए आप यहां से लिख देंगे कि अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं संक्रामक की, तो संक्रामक संबंध में हमको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। संक्रामक संबंध, पहले तो हम इसका क्वेश्चन एक बार देखना चाहेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा था कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है, तो तुल्यता संबंध नहीं है, हम देख लिए पहले कि सममित नहीं मिल रहा है। अब अगर संक्रामक में बात करें तो देखिए ए आर बी मान लीजिए, फिर यहाँ से देख रहे हैं कि बी आर सी मान लीजिए, यानी ए जो है सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का। इस चीज को मैं एक ही में मिक्स करके यानी कंबाइन में लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर सी रहेगा, ओके। ओहो, बी सबसेट है किसका, बी सबसेट है सी का, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए सबसेट है सी का। ध्यान से समझिएगा, ए सी सी कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ से ए रेशियो सी लिख सकते हैं, ए रिलेशन ऑफ सी, अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ओके। तो इसका पूरा निष्कर्षतः अगर देखा जाए, अब आप लिख देंगे कि अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो है सममित संबंध एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे, ये पूरा इसका सारांश है। अगर प्रश्न की बात की जाए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप लोग पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि समुच्चय 1 2 3 ... n से स्वयं तक के समस्त आच्छादकों खंडों की संख्या, यानी बोला कि कोई समुच्चय है, मान लीजिए समुच्चय का नाम हम दे दें x दे दें। चलिए, अगर मैं कोई समुच्चय x ले लूं तो हम ये बोल सकते हैं कि x समुच्चय जो है कहाँ से कहाँ तक है, एक सेकंड मार्कर चेंज कर ले, ये चलेगा। x इक्वल टू कह रहा है कि सिंपल काम 1 2 3 ... n, यानी नेचुरल नंबर तक है, ओके। तो यहाँ पर समझिएगा, बोल रहा कि ये चीज है नेचुरल नंबर, फिर बोल रहा कि ये चीज है नेचुरल नंबर। अब आप प्रश्न को सुनिए, समुच्चय 1 2 3 ... n तक से स्वयं तक, इस चीज से स्वयं तक समस्त आच्छादकों खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 2 3 n, 1 2 3 n, ओके। रेड वाले को आपको चलाना ही पड़ेगा, इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम इसमें हल्का सा इंक डाल दें तो थोड़ा सा बेहतर चलने लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको 1 सेकंड के लिए आप लोग थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा कोशिश एक बार करते, हाँ मिल गया, कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। देखिए कर लेते हैं कि नहीं। वैसे तो आंसर तो पता है, क्योंकि हम एक एक ही का भी इस प्रकार से बता चुके हैं, आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार कीजिए,
इसको थोड़ा सा पिलाना पड़ेगा ना, इसको प्यास लग जाएगी तो थोड़ी ना चलेगा। तो भाई प्यास तो सबको लगता है, तो इसको भी प्यास लगेगा ना, निर्जीव है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि प्यास ही नहीं लगेगा, ये भी प्यासा रहता है। देखिए अगर हम ये देखें कि एक का मैं कहाँ से कहाँ तक एक में बना दूं, दो का मैं दो में बना दूं, तीन का मैं तीन में बना दूं, तो यन का मैं यन में बनाऊंगा। यानी अगर ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ओके, लेकिन n फैक्टोरियल समझिए कैसे है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक तरफ भी नंबर n है, एक तरफ भी नंबर n है। तो अगर आप लोग परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे 11 में, क्लास 11 में, तो वहाँ पर हमने देखा कि जितने नंबर हैं हमको उतने नंबर में चयन भी करना है। तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा NPN, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, यानी 0 फैक्टोरियल का मान खत्म, एक आता है। तो इसलिए इसका हो गया n फैक्टोरियल, यानी इसका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, MCQ में पूछ सकता है कभी कि मान लीजिए जैसे MCQ अगर बना दे कि एक कोई है 1 2 3 4 5, कोई 5 एलिमेंट है, फिर बोला कि 5 से 5 में एलिमेंट में अगर हमको बनाना है आच्छादक फलन, तो बताइए कि कितने बनेंगे। तो 3 2 5, यानी 5 फैक्टोरियल का मान जितना भी आ रहा है। ठीक है, आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। देखिए 5 नंबर प्रश्न जो है, 5 नंबर प्रश्न सिंपल ही होगा, 5 6 7 है। 5 नंबर को अभी के लिए हम छोड़ते हैं, लेकिन नहीं बताना तो पड़ेगा ही। चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करें। अच्छा चलिए पहले 5 छोड़िए, 6 7 को बता दें, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन छोटा है नहीं। 6 को देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 हो, यदि a कितना हो 1 2 3 कोई सेट है, यानी समुच्चय 1 2 3 हो, तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 फिर उसके बाद 1 3 हो, अवयव 1 2 भी हो 1 3 भी हो, और जो स्वतुल्य तथा सममित हो, यानी स्वतुल्य हो सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो, सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। अब इसकी संख्या कितनी होगी हमको यही बताना है, संक्रामक ना हो। ओके, अब इसकी ऐसी कितनी संख्या होगी हमको ये बताना है। इसका विकल्प है 1 2 3 4, यानी 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4, चारों में से क्या हो सकता है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपसे पहले ही बताया, अगर ऐसे प्रश्न को कर रहे हैं तो सिंपल काम, एक काम कीजिए, क्या चीज, इस चीज को आप एक रास ए निकाल लीजिए। ओके, जैसे ही हम एक रास ए निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए क्या चीज, 1 2 3 1 2 3। अब इसी का आप लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए एक का एक से मल्टीप्लाई, यानी सिंपल काम, 1 1 1 2 1 3, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3, फिर यहाँ से आएगा 3 1 3 2, फिर आ जाएगा क्या चीज 3 3। ये हमारा आ गया पूरा कितना, एक क्रॉस के जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लाई यानी बन सकते थे, इस चीज को हमने लिख लिया। अब जो हमको सेट चाहिए स्वतुल्य रहना चाहिए, तो स्वतुल्य रहने के लिए 1 1 2 2 3 3 रहना ही पड़ेगा। स्वतुल्य रहने के लिए सममित भी रहना चाहिए, ऐसा कंडीशन है। और तो और हमको 1 2 और 1 3 रखना ही पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर स्वतुल्य है, स्वतुल्य को छोड़िए, अब सममित है, और सममित के लिए हमको 1 2 और 1 3 है, तो 1 2 है तो बताइए 2 1 रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। 1 3 है तो हमको 3 1 यहाँ से रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तो हमारा पहला R1 बना, लेकिन हमको ये भी देखना है कि ये चीज संक्रामक ना हो। अगर संक्रामक हो गया तो फिर खत्म। तो यहाँ तक तो ठीक है, संक्रामक होगा ही होगा। 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 मिल जा रहा है, यानी ये संक्रामक हो जा रहा है, ये तो संक्रामक होगा। 1 3 को देखें तो 3 से शुरू है, 3 1 यानी 1 1 है, ये भी संक्रामक है। 2 1 को देखें तो 2 1 है ना, तो देखिए 2 1 1 2, यानी 2 2 पहले से है मेरे पास, तो इसलिए ये संक्रामक है। 2 1 है, 1 3 है, तो यहाँ से हम इसको देखें अगर, तो 2 3 मेरे पास कहीं भी नहीं है, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ओके, इसलिए ये चीज हमें मिल गया। अब उसके बाद हम
कोई दूसरा एग्जाम्पल यानी दूसरा कोई रिलेशन देखते हैं, R2 कोई लेते हैं। तो R2 अगर ले रहे हैं तो देखिए 1 1 2 2 3 3 और 1 2 भी रहे और 1 3 भी रहे। अगर आप लोग एग्जाम्पल जब बताए थे वो देखे होंगे तो बता देंगे कि ये इसका आंसर केवल एक ही होगा। ठीक है, इसका आंसर एक ही होगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं। तो 1 2 1 3 को रखें, सममित रहना अनिवार्य है, तो सममित को हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ से 2 1 3 1 ये चीज हमने रख लिया। ओके, कहाँ गया 1 2 था 1 3, हाँ 2 1 3 1 को रखा। उसके बाद हम कोई सा भी, जैसे क्या था ये चीज संक्रामक था, हाँ यानी अगर देखें तो ये संक्रामक था, ये भी संक्रामक है, ये भी है, लेकिन ये चीज नहीं हो रहा था, ये संक्रामक नहीं हो रहा था। तो अगर मान लीजिए इस संक्रामक को पूर्ण करने के लिए हम कोई एक ले लें, कोई भी एक वैल्यू, वैसे तो इसका आंसर यही है, एक एक्यूरेट है, लेकिन मैं आपसे ये बता दूं अगर इसके बाद आप कोई भी एक एलिमेंट बढ़ाते हैं तो आपको पूरा सेट यही लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा यही फिर से आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल और केवल एक ही संबंध ऐसे बनेंगे जिसमें ये दोनों भी रहेंगे और ये स्वतंत्र सममित होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा। ओके, अब हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है वही सेम चीज कि यदि a इक्वल टू 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3 हो। ओके, a 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले ऐसे कितने तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए, यानी ऐसे कितने संबंध है जो तुल्यता संबंध हो, 1 2 रहना चाहिए। अब इसका आंसर आपको आपके ऊपर छोड़ते हैं बताने के लिए। ओके, आप इस चीज को कमेंट में बताइएगा जरूर। करना क्या है फिर से समझ लीजिए, जैसे इसी प्रकार से सेम काम करना है, हमको R1 निकालना है। ऐसे कितने R1 हम निकाल सकते हैं कि जिसमें ये पूरा यानी मल्टीप्लाई जब करेंगे जो भी एलिमेंट लिखे स्वतुल्य रहे, सममित रहे, संक्रामक तीनों रहे और उसमें 1 2 रहना अनिवार्य है। ओके, इसका आंसर नहीं बताएंगे हम, ठीक है, इसका विकल्प बता देते हैं। विकल्प है 1 2 3 4, यानी अधिकतम 4 हो सकते हैं और न्यूनतम 1। ठीक है, ये रहा, तो इसे इरेज करते हैं। तो हम चलते हैं 5वें प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा कि मान लीजिए कि a इक्वल टू, मान लीजिए कि a इक्वल टू, अब हमको पूरा लिखना ही पड़ेगा लेकिन आंसर वाला समझ लीजिए, सॉल्व जब करेंगे तो वही चीज कुछ छापना पड़ेगा। a इक्वल टू कितना है -1 0 1 और 2। ओके, ये है a। फिर बोल रहा है यहाँ पर कि b है, क्या चीज, b इक्वल टू है -4 -2 0 2, ये है आपका b। फिर बोल रहा है कि f और g कोई दो फलन है, f और g दो फलन है और डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, a से b में। ओके, और fx इक्वल टू यानी पहला फलन fx फलन दे दिया, क्या चीज, x स्क्वायर माइनस एक्स, x बिलोंग कर रहा है प्रत्येक a से, यानी x किससे बिलोंग कर रहा है, a से। फिर उसके बाद बोल रहा है कि gx जो है दूसरा फलन, gx इक्वल टू क्या चीज है, 2x माइनस आधा और -1 और यहां से x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g दोनों समान है, अपने उत्तर का कारण बताइए। और देखिए एक यहाँ पर हिंट दे दिया है, क्या चीज, कि जो फलन हमारा f ऑफ a टू b है, a टू b, और जो फलन हमारा g a टू b है, a टू b, दोनों के दोनों समान कहलाते हैं। यदि ये दोनों फलन समान कहलाते हैं कब, यदि f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a। देखिए ये हिंट आप लोगों के फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, देखिए ये हिंट आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा। जैसे सिंपल काम यहाँ से क्या करना है, ये चीज हमने देखा कि मेरे पास एक सेट है a, एक सेट है b, a तो फलन डिफाइन है, क्या चीज, कि f और g जो है डिफाइन है a टू b तक, fx दे दिया है इतना, gx दे दिया है इतना। फिर बोल रहा है क्या दोनों जो हमको मिल रहे हैं फलन वो सेम है यानी समान है या नहीं, और हिंट में क्या दिया कि ये दोनों समान तभी होते हैं जब f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a। ओके, अब अगर आप ध्यान से समझे तो हमको करना क्या है, करना यही है कि एक बार हम f ऑफ a निकालेंगे और एक बार हम g ऑफ a निकालेंगे, देखेंगे दोनों का मान समान हो रहा है फिर
नहीं। तो सिंपल काम हम यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, सॉल्व में देखें तो हमको पूरा यही नोट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से पहले -1 को उठाते हैं। ओके, तो f ऑफ -1 इक्वल टू, ध्यान से समझिए, यहाँ से f ऑफ x इतना है, x² माइनस x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हमको f ऑफ x लिखना चाहिए था, x। अब लिखेंगे f ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस का 1 यानी 2 आ गया। ओके, f ऑफ -1 इक्वल टू 2 आया। अब हम क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1/2 माइनस 1, ये चीज़ हमारा है। फिर उसके बाद हम इसको करना क्या है, f ऑफ यानी g ऑफ -1, तो यहाँ से आप लिखेंगे g ऑफ -1 इक्वल टू 2, ये डिटर्मिनेंट है -1 माइनस 1/2 माइनस का 1, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 और -1 यानी -3, तो 2 -3/2 -1, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये चूंकि माइनस को पॉजिटिव कर देगा तो यानी हो जाएगा 2 से 2 तो खत्म होगा, 3 -1 यानी 2। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे आप कि f ऑफ -1 इक्वल टू g ऑफ -1 इक्वल टू का आ रहा है 2। इसी प्रकार से प्रत्येक वैल्यू के लिए, यानी अब देखिए f ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 0 कुछ ना कुछ आएगा, f ऑफ 1 g ऑफ 1 इक्वल टू सेम चीज आएगा, जो भी चीज आएगा, और f ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ 2 इक्वल टू सेम चीज आएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि प्रत्येक वैल्यू के लिए हम ये देख रहे हैं कि f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a, इसलिए हमारा दोनों सेट जो भी मिल रहे हैं, क्या चीज इसमें पूछा था कि दोनों, हाँ फलन, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि f और g दोनों फलन हमारे क्या है, समान है। अब देखिए वैसे भी अगर एक हिंट हम आपको दें तो हम सिंपली फलन में यही तो देखते हैं कि जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं पूरा एक प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ एक कोई बॉक्स है, ठीक है, हम इधर से कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ से डाल रहे हैं, कोई भी चीज़ रहे और हमको अगर सेम चीज़ यहाँ से मिल जाए तो हम ये बोल देंगे अब चाहे जो रहे तो दोनों समान है। और यहाँ से मान लीजिए कुछ भी हम एक कहीं इधर से एक इधर से, भाई दोनों को हम भेज रहे हैं तो यहाँ से समान आ रहा है, इसका तात्पर्य यही तो हुआ कि दोनों जो भी फलन है, जो भी चीज़ है वो समान है। अगर हम कहते नहीं एक इधर यानी दोनों अपोजिट है या उल्टा है तो हम बोलते नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन चूंकि f ऑफ a और g ऑफ a प्रत्येक वैल्यू के लिए समान है, इसलिए दोनों फलन f ऑफ a और g ऑफ a समान होंगे। आया समझ में, समान होंगे, यही आप लोगों का इसका सलूशन है। ठीक है, तो आज आप लोगों का विविध प्रश्नावली हो गया खत्म पूरी तरह से, ठीक है। और आज तारीख है लगभग 15 जुलाई। ओके, अब जो है आप लोगों का, जैसे अभी तक क्या था कि सब बच्चे अधिकतम लोग घूमते टहलते ही थे, पढ़ाई वढ़ाई तो सब यही जुलाई से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए आपसे कोशिश ये रहेगा कि प्रत्येक दिन एक एक लेक्चर आता रहे, जिससे सिलेबस थोड़ा जो है जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि पहला चैप्टर तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया, दूसरा हमको पढ़ाना है, तीसरा चौथा कंप्लीट ऑलरेडी है, तो दूसरा चैप्टर को 7 से 8 लेक्चर यानी एक हफ्ते में कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक, तो अगर एक हफ्ते में खत्म हो जाता है तो उसके बाद सभी सिलेबस को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को बस करना क्या है, इस लेक्चर को एक बार अगर देख रहे हैं, थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी समस्या हो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो, जैसा भी कोई समस्या हो तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और कोई भी अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस या कुछ भी चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।